आप लोग देखते होंगे कि डेली शाम के 6 बजे आपकी एक मॉक टेस्ट की क्लास आती है। छोटी सी क्लास रहती है और इसमें आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं। जो आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, उन्हीं उसी तरह का पैटर्न रखा जाता है। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि इस क्लास से आपके एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अभी तक हम लोग 15 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 16वां टेस्ट है। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम से इसे डाउनलोड करना है, इनके आंसर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप लोगों को इस क्लास को देखना है और अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही दे पाए हैं। और देखिए, जब ओएमआर सीट भरते हैं ना, जो आपकी उत्तर पुस्तिका रहती है, तो उसे भी आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। और आप लोग जब गोला लगाते हैं तो उसे भी आप लोगों को बड़े अच्छे से काला करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें अगर एक बार गलती हो जाती है ना तो कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं रहती है। और जितने अधिक से अधिक हो सके आप लोग मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, क्योंकि एक आपकी जांच की करता है कि कहाँ तक तैयारी पहुंची है और आपका स्कोर बढ़ाती है। तो जितने अधिक से अधिक हो सके आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए। चलिए, तो 16वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करने में सक्षम है। और 3 दिए गए हैं, आप देखिए ऑप्शन, जो कथन, और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, ये बात भी कहता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस को समझना है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मुख्य परीक्षा हो। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो आंसर देने के काफी नजदीक आप लोग पहुंच जाते हैं कि क्वेश्चंस की मांग क्या है, प्रश्न की मांग क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन वैश्विक नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करने में सक्षम है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, उद्योग एवं परिवहन के साधन, तीसरा कह रहा है कि सेप्टिक टैंक से निस्तर प्रदूषण, तो कृषि संबंधी कार्यों में प्रयुक्त नाइट्रोजनीय पदार्थ, विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन, उद्योग तथा मल आदि को उपचारित करने वाले संयंत्र से निकलने वाले प्रदूषक जो किसी न किसी माध्यम से मृदा में प्रवेश कर वृहद स्तर पर नाइट्रोजन मुक्त करते हैं, के फलस्वरूप भूमंडलीय स्तर पर नाइट्रोजन चक्र प्रभावित होता है। इसमें आपके तीनों होंगे, पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। और आपसे सही पूछा है तो 3 कौन में है, 1 2 3, आप देखें डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या लगा दोगे, डी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। इसमें आपको सही कथन इन दोनों में से चुनना है। तो आप देखेंगे कि पहला आपसे कह रहा है स्यूडोमोनस अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोसोमोनस एक विनाइटिकारी जीवाणु है। याद रहे, कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में बदल देते हैं। और इस वर्ग में आप देखिए एजेटोबैक्टर ऑक्सी और क्लेस्ट्रीडियम अनॉक्सी जैसे मुक्त जीवी और राइजोबियम तथा नील हरित शैवाल एनाबीना और स्पाइरुलाना जैसे सहजीवी आते हैं। और ये जीवाणु उन पौधों के लिए उपयोगी होते हैं जो नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में अमोनियम आयनों को ही लेते हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोसोमोनस एक ऐसा जीवाणु है जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। इसके साथ दूसरा नाइट्रोवेक्टर है जो इसे और आगे नाइट्रेट में बदल देता है। और आप देखिए स्यूडोमोनस एक विनाइटिकारी जीवाणु है जो नाइट्राइटों को तत्व रूप नाइट्रोजन में बदल देता है। और दोनों कथन आप देखेंगे बिल्कुल सही नहीं है। जीवाणुओं द्वारा संश्लिष्ट हुए नाइट्रेटों को पौधे ग्रहण करके अमीनो अम्ल में बदल देते हैं जो प्रोटीनों के निर्माण खंड होते हैं। और सभी जीवों की मृत्यु होने पर आप देखें ये नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में वापस मिट्टी में पहुंच जाते हैं। एक चक्र आप लोग कह सकते हैं। तो इसमें ना तो पहला ठीक था और ना दूसरा आप देखेंगे ठीक था। सही पूछा था लेकिन, तो आप देखें दोनों सही नहीं है, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। यानी कि आप देखें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपके सामने दो कथन दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? दोनों में से सही कथन आपको चुनना है। इसमें पहला आपसे कह रहा है कि मृदा में रहने वाले मुक्त जीवी एजेटोबैक्टर ऑक्सी तथा क्लोस्ट्रीडियम अनोक्सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। दूसरा कह रहा है कि कैजुराइना तथा एलनस और गैर फलीदार पौधे हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु ग्रंथिकाशय प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। मृदा में रहने वाले एजेटोबैक्टर वायवीय तथा क्लोस्ट्रीडियम, ये आप देखिए अवायवीय मुक्त जीवी जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और सामान्यतः फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु ग्रंथिकाशय का निर्माण होता है जहां सहजीवी जीवाणु रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण को संपन्न करते हैं। किंतु कैजुराइना और एलनस ऐसे गैर फलीदार पौधे हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण हेतु ग्रंथिकाशय प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें दोनों आपकी बिल्कुल ठीक है। क्या है? दोनों बिल्कुल कथन ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनके क्वेश्चंस देने के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल ठीक रहेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इन तीनों में से आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला आपसे कह रहा है कि आकाश की बिजली और तड़ित जैसी वायुमंडलीय परिघटनाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान करती हैं। दूसरा आपसे कह रहा है कि राइजोबियम जैसे मुक्त जीवी जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। तीसरा कह रहा है कि एनावेना ओलोसिरा तथा नो स्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। बताइए, आकाश की बिजली और तड़ित वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेटों में बदल देती है जो वर्षण के माध्यम से धरती की सतह पर पहुंचकर मृदा में मिल जाती है और अंततः पौधे उसका उपयोग करते हैं। तो पहला तो ठीक कह रहा है। दूसरा आप देखिए, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है किंतु यह मुक्त जीवी नहीं है अपितु दलहनी पौधों की जड़ें ग्रंथिका में निवास करने वाला सहजीवी है। दूसरा आप देखेंगे गलत है। इसमें एनावेना ओलोसिरा और नो स्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु हैं। तीसरा भी ठीक है। आप देखेंगे तो पहला और तीसरा इसमें ठीक है, दूसरा गलत है। लेकिन सही आपसे पूछा है, 1 3 सही है ना। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन होगा। 1 और 3 बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपने लगा दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। इन चारों कथनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। पहला आपसे क्या कह रहा है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपापचयन पौधों तथा प्राणियों द्वारा सीधे किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि मृदा निर्माण प्रक्रिया में नाइट्रोजन का प्रवेश प्राकृतिक चट्टानों द्वारा होता है। तीसरा कह रहा है कि स्थलीय पारितंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। तीसरा आपसे क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण मुक्त जीवाणुओं द्वारा होता है। तो आप देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत वायुमंडलीय नाइट्रोजन ही है जिसे पौधों एवं प्राणियों द्वारा उपापचयीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रेट या फिर नाइट्रोजन को ही पौधों एवं प्राणियों द्वारा उपयोग किया जाता है। पहला तो आप देखेंगे गलत है। इसमें बिल्कुल क्या है? गलत है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं कर पाती है। दूसरा भी गलत है। स्थलीय पारितंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी जीवाणुओं द्वारा तथा जलीय पारितंत्र में यह स्वतंत्र सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। तीसरा ठीक है। और एक आप देखेंगे इसमें 4 भी ठीक है। तो 3 4 ठीक है, 1 2 गलत है। लेकिन आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? सही। तो 3 4 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। केवल 3 और 4 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन
चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से सही क्रम को चुनना है आप लोगों को। क्या करना है? सही क्रम को आपको चुनना है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य कारक है। भार के हिसाब से लगभग सभी प्रकार के प्रोटीनों में 16% हिस्सा नाइट्रोजन का होता है और नाइट्रोजन का चक्रण सभी जीवों के लिए अनिवार्य भी है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, सी कह रहा है नाइट्रीकरण, विनाइटीकरण, अमोनीकरण, स्थिरीकरण, स्वांगीकरण। 4 कह रहा है, डी कह रहा है स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, स्वांगीकरण। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण और विनाइटीकरण। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। स्थिरीकरण, इसमें गैसीय नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित होता है। नाइट्रीकरण, इसके अंतर्गत अमोनिया नाइट्रोसोमोनस तथा नाइट्रोकोकस जीवाणुओं द्वारा क्रमशः नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है और मृदा में पाए जाने वाले एक अन्य जीवाणु नाइट्रोवेक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है। स्वांगीकरण, इसके अंतर्गत पौधों द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि में परिवर्तित की जाती। यही अणु पौधों और जंतुओं में ऊतकों का निर्माण करते हैं। अमोनीकरण, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ यूरिया और यूरिक अम्ल आदि का बैक्टीरिया द्वारा पुनः अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित अमोनीकरण है। और विनाइटीकरण, नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन ही विनाइटीकरण है और विनाइटीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। बी ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये कह रहा है आपसे कि पारिस्थितिक तंत्र में पोषकों के निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और इसमें 5 कारक दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कारक सही हैं? क्या करना है? सही कारक चुनना है आपको। ये आप देखिए, मृदा जनक पदार्थों का अपक्षरण और वर्षा, आग, फसलों की कटाई, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। पारिस्थितिक तंत्र में पोषकों का आगमन कई स्रोतों से होता है, जैसे वर्षा द्वारा घुली हुई अवस्था में वायु में उपस्थित पोषक, शुष्क जमाव, धूल कणों द्वारा, सहजीवी द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण। इसके अतिरिक्त मृदा जनक पदार्थों के अपक्षय होने से पोषक तत्व अपनी स्थायी अवस्था से बाहर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, जो पोषक निवेश का कारण बनते हैं। कुछ ऐसे भी कारक हैं जिसे पोषक तत्व पारिस्थितिक तंत्र से निर्गत हो जाते हैं, जैसे आग, फसलों की कटाई, वनों से लकड़ी की ढुलाई, विनाइटीकरण। और मृदा से पोषक तत्वों का हस्तांतरण अवशोषण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा भी है और 5 है। 1, 2, 5 एक इसमें कारक सही है। 1, 2, 5। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? 1, 2, 5, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। केवल 1, 2, 5 कारक सही है इसमें। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक के निवेश के संदर्भ में कौन से कारक सही हैं? मृदा जनक पदार्थों का अपक्षरण, वर्षा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो इसमें आप सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है और 3 कथन दिए गए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इन तीनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। पहला कह रहा है कि पारितंत्र में पोषकों का प्रवाह ऊर्जा प्रवाह की तरह रैखिक होता है। दूसरा कह रहा है कि जल चक्र तथा फास्फोरस चक्र गैसीय चक्रण के उदाहरण हैं। 3 कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने में सक्षम है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह रैखिक या अधोगामी होता है, परंतु पोषकों का प्रवाह चक्रीय होता है। पहला ठीक नहीं है, गलत है। पोषक चक्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे गैसीय तथा अवसादी। गैसीय पोषक चक्र के भंडार वायुमंडल या जलमंडल होते हैं। इसके अंतर्गत कार्बन चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया। अवसादी पोषक चक्र में आप देखिए पृथ्वी का भूपटल भंडार का कार्य करता है। फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र अवसादी पोषक चक्र के उदाहरण है। और जल चक्र गैसीय चक्र है, जबकि फास्फोरस चक्र एक अवसादी चक्र है। तो इसमें आप देखें दूसरा भी गलत है।
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जबकि दूसरे जटिल पोषक तत्वों यथा प्रोटीन आदि के लिए अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तीसरा भी आप देखें गलत है। तो 1 2 3 गलत हैं, तीनों गलत हैं। और इसमें क्या पूछा था? सही। तो आप देखें उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? प्रकाश संश्लेषी दक्षता और सौर विकिरण की क्षमता का मापक है। प्रकाश संश्लेषी दक्षता सौर विकिरण की क्षमता का मापक है। दूसरा कह रहा है कि सभी जातियों की वास्तविक उत्पादन क्षमता दक्षता एक समान होती है। तीसरा कह रहा है कि बड़े स्तंभ तथा टहनियों वाले वृक्षों की वास्तविक उत्पादन दक्षता अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषी दक्षता सौर विकिरण को इस्तेमाल करने की दक्षता का मापक है और प्रकाश संश्लेषी दक्षता को PAR प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के संबंध में भी व्यक्त किया जाता है। पहला गलत है। विभिन्न जातियों की वास्तविक उत्पादन दक्षता अलग अलग होती है। दूसरा भी गलत है। बड़े स्तंभों और टहनियों को गैर प्रकाश संश्लेषी जैव भार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस तरह के वृक्ष जिनमें बड़े स्तंभ और टहनियां होती हैं उनमें वास्तविक उत्पादन दक्षता कम होती है, इसलिए तीसरा भी गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, यानी कि आप देखेंगे कि आपके डी ऑप्शन होगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सब गलत हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। स्वांगीकरण दक्षता, प्रकाश संश्लेषण दक्षता, सी कह रहा है सकल उत्पादन दक्षता, डी कह रहा है पारिस्थितिक दक्षता। तो इसमें आप देखिए पारिस्थितिक दक्षता होगी। पारितंत्र में निचले स्तर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित करने वाली ऊर्जा अनुपात पारिस्थितिक दक्षता कहलाती है और पारिस्थितिक दक्षता को सर्वप्रथम लिंडमैन ने आप देखिए सन 1942 में परिभाषित किया था, जिसे 10% का नियम भी कहा जाता है और पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर दक्षता भी कहते हैं आप लोग। तो इसमें आप लोगों का क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इन तीनों में आप लोगों को सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। पहला कह रहा है कि जैव भार पिरामिड भोजन उत्पादन की दर को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है जैव भार पिरामिड ऊर्ध्वाधर प्रतिलोमित हो सकता है। तीसरा कह रहा है संख्या पिरामिड को ऊष्मागतिकी के नियम से संबद्ध किया जा सकता है। भोजन की उत्पादन दर उत्पादकता जो कि मुख्य अभिलक्षणिक गुणों को निरूपित करती है ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है। ये आप देखेंगे कि क्या पहला तो गलत है। जैव भार पिरामिड और संख्या पिरामिड ऊर्ध्वाधर होते हैं। दूसरा ठीक है। ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा पिरामिड को संबद्ध किया जाता है, ना कि संख्या पिरामिड को। तीसरा भी आप देखेंगे सही नहीं है, गलत है। तो 1 3 गलत है और दूसरा केवल सही है। और इसमें आपसे पूछ क्या रहा है सही कौन सा है? तो केवल बी होगा, केवल 2 सही है ना, तो बी ऑप्शन ही होगा। इसमें आप लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है और 2 कथन दिए गए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऊर्जा पिरामिड का आश्रय प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा से है। दूसरा कह रहा है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है, जिसे किलो कैलोरी एकांक क्षेत्र एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला बिल्कुल ठीक है। और एक ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का स्थानांतरण प्रत्येक पोषण स्तर पर रासायनिक ऊर्जा
और उसमें ऊर्जा में होता है। साथ ही प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है और इस तरह ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। दूसरा भी ठीक है। और ऊर्जा पिरामिड जैव आवर्धन की संकल्पना को भी व्याख्यापित करने में समर्थ है, जो यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक उच्चतर पोषण स्तर पर जीवों में विषैले पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। तो दूसरा भी ठीक है आपका, पहला भी ठीक है, दोनों सही हैं। और जब सही है तो आप लोग क्या लगाओगे, एक दो दोनों सही, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। अभी ये शुरुआती टेस्ट हैं तो परेशान मत होइए, आगे हम चलकर 5 5 6 6 कथन रखने की कोशिश करेंगे और जिस तरह के आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना अधिकतर, उन पर भी बात करेंगे। अभी आपको समझ में तो आना चाहिए, मैं सोचता हूं कि शुरुआत इसीलिए करी है, यहां से की जा रही है। बताइए, तो पहला कह रहा है इसमें जैव द्रव्यमान पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल की कुल जीव सहनती प्रदर्शित करता है। दूसरा कह रहा है कि जलीय पारितंत्र में जीव द्रव्यमान पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जीव द्रव्यमान पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल की कुल जीव सहनती को दर्शाता है। पहला ठीक है, खड़ी फसल की जीव सहनती निश्चित समय में सजीव पदार्थ की मात्रा बताती है। इसे ग्राम प्रति यूनिट या फिर किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और अधिकांश स्थलीय पारितंत्र में जीव सहनती का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारितंत्र में जीव सहनती का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। दूसरा गलत है, पहला तो ठीक है, दूसरा गलत है। और तालाब में पादप प्लवक मुख्य उत्पादक होते हैं, इनका जीवन चक्र भी बहुत कम समय का होता है, फलस्वरूप बहुत तेजी से इनकी जगह पर नए पौधे उग जाते हैं। इस प्रकार निश्चित समय में इनकी कुल जीव सहनती और इन पर निर्भर शाकाहारी की तुलना में कम होती है। जलीय पारितंत्र में जीव द्रव्यमान पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इसमें केवल एक ही सही होगा, तो ए ऑप्शन ही सही है आपका, बिल्कुल क्या है, ए ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये आप देखिए पूछ रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या बताना है, सही बताना है आप लोगों से। तो पहला कह रहा है कि संख्या पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो संख्या पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या अभिव्यक्त करता है, बिल्कुल सही है। और संख्या पिरामिड से प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या का पता चलता है। जब शाकाहारी प्राथमिक उत्पाद से अधिक संख्या में हो तो संख्या पिरामिड उल्टा भी हो जाता है। उदाहरण के लिए एक ही वृक्ष पर अनेक झल्लियां, इल्लियां और कीट भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि गलत है। और पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण है, इसकी आकृति पिरामिड की तरह होती है। और यह 3 तरह के होते हैं, संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। उत्पादक पिरामिड के आधार की रचना करते हैं और पिरामिड के बीच की श्रेणी शाकाहारी, मांसाहारी तथा सबसे ऊपर की श्रेणी मांसाहारी स्तरों को दर्शाती है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो पहला ही लगा देंगे, केवल एक ही सही है ना। तो आप लोगों ने क्या लगा दिया होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी तरह के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अब नए नए क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं। अब आप देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। इस तरह के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे लगने लगे हैं, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे। उन पर भी बात करेंगे हम लोग, सब पर बात करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो कथन क्या कह रहा है, पारितंत्र में आहार श्रृंखला की लंबाई 4 से 5 पोषण रीतियों तक सीमित रह जाती है। आर कह रहा है, कारण आर कह रहा है कि उत्तरोत्तर ऊंची पोषण रीतियों के साथ श्वसन दर में तेजी से वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर पोषण रीतियों के साथ श्वसन दर में तीव्र वृद्धि होती है, फलस्वरूप पारितंत्र में आहार श्रृंखला की लंबाई 4 से 5 पोषण रीतियों तक सीमित रह जाती है और सकल उत्पादकता का लगभग 20% अंश उत्पादकों की श्वसन क्रिया में नष्ट हो जाता है और शाक भक्षियों द्वारा स्वांगीकृत ऊर्जा का लगभग 30% और मांसाहारी द्वारा स्वांगीकृत ऊर्जा का करीब 60% अंश श्वसन में खपत हो जाता है, जिससे शीर्ष पोषण स्तर पर ऊर्जा का अल्पांश ही उपलब्ध होता है। एक आप देखेंगे कि दोनों सही हैं आपके, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आर जो है ना कारण,
ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आज की छोटी सी क्लास थी, आप लोगों ने देखी है, एंजॉय भी किया है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है मेरे लिए, आप लोग बता सकते हैं। मेहनत आपको करनी है लेकिन, और बिंदास मेहनत करिए, टेंशन फ्री होकर। ठीक है।